4 से 5। देखिए कहो पे, चलिए सुनिए। ध्यान दो इधर। पिछले क्लास में हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट रहता है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट रहता है। तो आप लिख लीजिए तो। लिखिए तो साथ साथ। फर्स्ट ऑर्बिट हैज ओनली वन सब ऑर्बिट। और वो सब ऑर्बिट क्या होता है? एस। सेकेंड ऑर्बिट हैज 2 सब ऑर्बिट। बताइए कौन कौन? एस एंड पी। थर्ड ऑर्बिट लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए। थर्ड ऑर्बिट हैज 3 सब ऑर्बिट। ये होता है एस, पी एंड पी। फोर्थ ऑर्बिट हैज 4 सब ऑर्बिट, एस, पी, डी एंड एफ। आगे हम लिख देते हैं एंड सॉन। और इसी तरह से आगे भी। पांचवा में 5 सब ऑर्बिट, छठा में 6 सब ऑर्बिट, सातवां में 7 सब ऑर्बिट। हो गया लिखा हुआ? पढ़ें आगे। चेंज करूँ अब? तो बताइए, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, 4 ऑर्बिट तक तो कम से कम बनाएंगे ही। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट रहता है? एस। एस का शेप स्फेरिकल होता है। दूसरा में एस और पी। तीसरा में एस, पी और कौन होता है? पी। चौथा में एस, पी, डी और एफ होता है। ये शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो जैसे तैसे बना दीजिए। सबका अब थोड़ा हम नाम भी दे दें। इसको हम एस कहेंगे, इसको भी एस कहेंगे, इसको भी एस कहेंगे, इसको भी एस कहेंगे, क्योंकि ये पहला का एस है इसलिए 1s, इसको 2s, इसको 3s, इसको 4s। इसको पी कहेंगे, इसको भी पी कहेंगे, इसको भी पी कहेंगे। दूसरा से ना पी स्टार्ट हुआ है, तो 2p, 3p, 4p। इसको भी डी कहेंगे, इसको भी डी कहेंगे, 3d, 4d। ये क्या है? 4f। तो पिछला दिन हम ये बात लिख भी रहे थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1s। सेकेंड में 2s, 2p। तीसरा में 3s, 3p, 3d। चौथा में 4s, 4p, 4d, 4f। तो यहाँ पर जो नंबर हम लिख रहे हैं वो ऑर्बिट को बता रहा है। और ये s, p, d और f ये किस चीज को बता रहा है? सब ऑर्बिट को। 1s मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, 2s सेकेंड ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, 2p सेकेंड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट। इसको क्या बोलेंगे? 3d मतलब थर्ड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट। ऐसे ही ना बोलेंगे? इसी प्रकार 5s, 5p, 5d
5F 5G होता है। और आगे 6S 6P 6D, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। आपको G का, H का, I का, इन सब चीज़ों का काम नहीं पड़ेगा। आपको काम पड़ेगा सिर्फ S P D और F का। इसीलिए हम आगे डॉट लाइन डाल के छोड़ दिए। तो ये सब जो लिखा हुआ है ये सब किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सब ऑर्बिट को। बताइए 7P का क्या मतलब? सेवंथ ऑर्बिट का पी सब ऑर्बिट। समझ में आई बात? और आप जो कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6, ये भी यही चीज आप लिखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है आप ये कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो संख्या लिखते हैं आप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। 1s2 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कन्फिग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में बताएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए तो। हाँ, डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ बनाओगे तो ध्यान में रहेगा। वो एलिमेंट का ही सब ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट होता है सबके लिए एक जैसा होता है। इस देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं। जैसे आप सोडियम का ऑर्बिट लिखना चाहते हैं, सॉरी सब ऑर्बिट लिखना चाहते हैं, तो बताइए सोडियम का जो कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, आप इसका कन्फिग्रेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो बताइए 1s में यहाँ पर 2 कर देंगे, 2s2 यहाँ पर 2 कर देंगे, 2p6 यहाँ पर 6 कर देंगे, 3s1 यहाँ पर 1 कर देंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ होगा ही नहीं। ये बात समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। सब ऑर्बिट का सिंबल हर एटम और हर एलिमेंट के लिए सेम रहेगा। जहाँ भी एस रहेगा सब के लिए स्फेरिकल शेप में होगा, चाहे वो सोडियम का हो, पोटासियम का हो, रुबिडियम का हो, किसी का भी हो। ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2 रहेगा। हाँ, 1s² नहीं पढ़ेंगे, पहली बात उसको पढ़ेंगे 1s2। हाँ, 1s एक सोडियम में तो एक ही 1s होगा, 1s होगा ही नहीं। दूसरा, हाँ, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 1s ही लिखेंगे? ये सब बात आप समझेंगे ऑर्बिटल वाइज जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तब। एक्चुअल में किसी एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 होती है, एक होता है ऊपर के डायरेक्शन में, दूसरा होता है नीचे के डायरेक्शन में। ये स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह को जब आप समझेंगे ना तब आपको ये बात समझ में आएगा। इसी को हम 1s2 कहते हैं। हम ये कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये इस पर अभी आप दिमाग नहीं लगाइए, इसको हम समझेंगे आगे। ये कन्फिग्रेशन पर आप चले गए, तो वो आएगा, डिटेल में आएगा। हो गया? क्या यहाँ तक आप लिख चुके हैं? अब लिखिए तो। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स करके हम लिखे थे, तो उसमें 7-8 पॉइंट लिखे थे ना। इट गिव्स ऑर्बिट नंबर एंड नेम ऑफ द ऑर्बिट, इट गिव्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इट गिव्स साइज ऑफ एटम, इट गिव्स नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट, इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, ये सब लिखे थे। उसी तरह से अब हम ये सीखेंगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको किन किन चीजों की जानकारी देता है। तो लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स। सबसे पहला
एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स, लिखिए नंबर 1 लिखेंगे, इट गिव्स, प्लीज बात मत कीजिए, चेंज करूँ इस स्लाइड को, लिखेंगे इट गिव्स 1 नंबर में, इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, और इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है 4l+1, या इसी को हम लोग कहते हैं 2 × 2l+1, या और करके इसी को कह सकते हैं 4l+2 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर l क्या है बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इधर देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं सब ऑर्बिट, यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर लिखते हैं रेंज। थोड़ा गौर कीजिए इधर। अब आप ये बताइए कि एल का वैल्यू 0 किस सब ऑर्बिट के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, आपसे जब ये पूछा जाए कि एल का वैल्यू 0 किस सब ऑर्बिट के लिए होता है, तो आप फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं, आपको परफेक्टली नाम बताना पड़ेगा। इसलिए आप पहले समझिए ऐसा क्यों। क्या एस सब ऑर्बिट सिर्फ पहले ऑर्बिट में होता है कि दूसरा तीसरा में भी होता है? दूसरा तीसरा में भी होता है, तो वहां पर ये बात स्पष्ट नहीं होगा। हम एल का वैल्यू जैसे ही 0 बोले तो आप बोलिए फॉर एस सब ऑर्बिट। अब यदि हम पूछें कि के किस ऑर्बिट के लिए होता है, तो वहां आप फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के है ना, तो वहां पर आप फर्स्ट ऑर्बिट कह सकते हैं। लेकिन यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि एल का वैल्यू 0 किस सब ऑर्बिट के लिए होगा, तो आप फर्स्ट सब ऑर्बिट नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा एस सब ऑर्बिट। तो हम यहां से लिखते हैं कि सब ऑर्बिट, यदि हम एस सब ऑर्बिट की बात करें, काटिए मत, बताइए इसके लिए एल का मान कितना? 0। अच्छा बताइए, यदि हम पी सब ऑर्बिट की बात करें तो एल का वैल्यू कितना? 1। डी सब ऑर्बिट के लिए, डी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू कितना? 2। और एफ सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 3। थोड़ा इस फॉर्मूला पर जाइए, तो इस फॉर्मूला पर जाइए थोड़ा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला? किसी भी सब ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 × 2l+1, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 2 × 2l+1 जब आप कीजिएगा, तो 2 × 2l, यानी 2 × 0 न करेंगे और +1, बताइए तो कितना आएगा? 2 नहीं आएगा। 2 × 0 0, 0+1 1, 1 × 2 कितना आ जाएगा? 2। यहां पर ये वैल्यू कितना आएगा बताइए तो? 2 × 2l, यहाँ पर l का वैल्यू 1 +1 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप डी सब ऑर्बिट में जाएंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 10, और जब आप l बराबर 3 लेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 14। तो आप इस टेबल को थोड़ा अपने से पूरा कीजिए, तो जैसे हम लिखे हैं यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, इसको खुद से पूरा करो तो। क्या ये वैल्यू आपको 2 6 10 14 मिला? अब हम रेंज कैसे निकालेंगे बताओ? या जैसे हम ऑर्बिट में निकालते थे, इसको हम लिख सकते हैं 0,
2, 0 to 6, 0 to 10 और 0 to 14। इस टेबल से यह बात स्पष्ट है कि किसी भी एस सब ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो कम से कम कितना रख सकते हैं? 0 नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एस में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, या 1 रह सकता है, या 2 रह सकता है, 3 कभी नहीं रहेगा। किसी भी पी सब ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 7 कभी नहीं रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा कभी नहीं। क्या कभी कन्फिग्रेशन लिखते वक्त 1s2 2s2 2p7 लिखे थे? क्या कभी 2p7 लिखते थे? क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, तो आप 7 कैसे रखते हैं? इसी प्रकार डी में 10 से ज्यादा नहीं रख सकते, डी में 10 से कम रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। एफ में मैक्सिमम 14 रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है आप? अब इस बात को समझ के थोड़ा सा पीछे के कंसेप्ट को थोड़ा मैच कराओ। चेंज करो इसे, चेंज करें स्लाइड। इधर देखिए, अब आप लिखिएगा मत, अब आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में। ये जो कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है ना, ये ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यदि हम सब ऑर्बिट वाइज इसका कन्फिग्रेशन लिखें, इसका कन्फिग्रेशन लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इस कन्फिग्रेशन का मतलब समझो। 1s2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए, फर्स्ट ऑर्बिट में तो कुल मिला के 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। यहाँ देखो, ये भी सेकेंड ऑर्बिट का है और ये भी सेकेंड ऑर्बिट का है। एक है एस सब ऑर्बिट, एक है पी सब ऑर्बिट। तो दूसरा सेल में तो 2 सब ऑर्बिट होता ही है, एक होता है एस और एक होता है पी। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2s2 2p6 हो गया, लेकिन इसी को यदि ऑर्बिट वाइज करते हैं दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। और देखो तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 में नहीं है, 3s में 1 है। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि वो तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। बताइए कि क्या ये सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अब इसी में यदि एक आध एग्जाम्पल और हम देखें जिंक का, चलिए ठीक है। देखो एग्जाम्पल ऐसा चुना है जो आगे के कुछ रूल को फॉलो करता है। यदि आप उस रूल को नहीं जानेंगे तो ये कन्फिग्रेशन आपको नहीं आएगा। हम बता देते हैं, चूंकि आप पूछ दिए हैं तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 8 18 2 ऑर्बिट वाइज, ये कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ 2 8 18 2, ये कहाँ से आ गया? तो अभी हम आपको सच में इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप कन्फिग्रेशन नहीं जानते हैं ऑर्बिट वाइज। ये बोर ब्यूरी स्कीम को फॉलो करके ये सब कन्फिग्रेशन आता है, जो कि आप अभी पढ़े नहीं है। लेकिन आप जानिए, जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यही आएगा ऑर्बिट वाइज। अब आप सब ऑर्बिट वाइज लिखिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। 8 2 10 18 28 2 30 हो गया। इसका जिंक का सब ऑर्बिट वाइज लिखिए। ये कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब फिर आपके सर फिर उल्टा पुल्टा आप कर दिए। 3s2 के बाद 3p6 लिखे और 3d को बाद में लिखे, 4s को पहले लिखे। फिर हम आपको कहेंगे कि आप ये भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत सारा बात इसमें आता है, सॉरी अबाव प्रिंसिपल, ये सब आता है। तो वो सब आप अभी जानते नहीं हैं। अभी आप सिर्फ 1s2 2s2 करना खाली सीखे हैं, ये कंसेप्ट इसका नहीं जानते हैं। जब जानेंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे आया। फिलहाल आपको ये जानना है कि जिंक का ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन ये है और सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन ये है। तो थोड़ा इसको मैच करवाइए आप। देखो तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड सेल में 8। थर्ड सेल में 8 गो यहाँ और 10 गो यहाँ, कितना हुआ? 18। और फोर्थ सेल में तो कन्फिग्रेशन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अभी हम बड़ा बड़ा कन्फिग्रेशन को मैच करा के आपको नहीं बता सकते। अब आप कहिएगा कि सर हमको 108 का मैच करा के बताइए,
108 का मैच तो हम तब ना कराएंगे जब मैच कराने के आप लायक हो। हम आपको कहेंगे कि 108 का आप ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, कि आपकी क्षमता है लिखने की, तब ऑर्बिट नहीं लिख सकते हैं आप? कौन बोले यस सर? आइए, यदि लिख सकते हैं तो। आपको नहीं आता है अभी वो, अभी आप नहीं सीखे हैं, तो पहले आप उस लायक हो जाइए तब उसको हम मैच कराएंगे। फिलहाल हम अभी आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि पीछे का जो कंसेप्ट है वो आगे को सेटिस्फाई करता हुआ चलेगा। तो वो छोटा छोटा एग्जांपल पर हम बता रहे थे। आप गलती से 30 पर पूछ दिए, हो सकता है कुछ देर के बाद कहेगा सर 130 वाला बताइए, तो आप वहां पर आप खुद उलझ जाइएगा। है कि अभी आप ऑर्बिट वाइज सब ऑर्बिट वाइज नहीं ना सीखे हैं, वहां परेशानी है अभी। 10 दिन 15 दिन में वो सब सीख जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या इसको मिटा दें? लिखेंगे आगे। इतना ये पहला पॉइंट ही था ना, फर्स्ट पॉइंट ही था ना ये। लिखेंगे सेकंड पॉइंट। क्या टाइम का कुछ विशेष काम है क्या रे? हैं? भूख लग गया क्या? तो पानी पीना है? भूख लग गया हो, पानी पीना हो, ऑफिस जा सकते हैं, वहां बैठ के पानी रखा हुआ है उसको देख सकते हैं, सेब अंगूर वगैरह रखा हुआ रहता है उसको देख सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत गंध चला जाए नाक में, उतना से काम चला सकते हैं। खाने को तो नहीं मिलेगा, पता चलेगा यहाँ से सारा का सारा पहुंच गया खाने, तो कल के डेट में ऑफिस भी नजर नहीं आएगा। इतना इतना स्टूडेंट है, इस कैसे संभव है? तो पानी भूख ही सब लगे तो उसका जुगाड़ करके आया कीजिए। खाली कोशिश किया कीजिए कि पन्नी उन्नी जो खाते हैं आप लोग, लड़की लोग खास करके, क्रांतिकारी भोजन आप लोग करते हैं। कुरकुरे करकरा दिए पकड़ के, गोलगप्पा देने लगे तो 10-20 को दे दिए टाइट से। और क्या वो क्या और क्या क्या खाती है आप लोग? हाँ हाँ, ये टकाटक, लेज। एक्चुअल में ये सब जो देखो, ये सब जितना भी भोजन है ना, ये सब इसको हम लोग क्रांतिकारी भोजन के अंतर्गत रखते हैं। और क्रांतिकारी भोजन का सेवन लड़की लोग खूब करती है। तो थोड़ा सा कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पन्नी उन्नी जो होता है उसका जो रैपर वगैरह होता है उसको क्लास में नहीं फेंकना है। नहीं, लड़का लोग कहाँ खाता है? लड़का लोग तो बेचारा होता है, ये सब तो खाली देखता है खाते हुए क्या रे। अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि मांग के खा ले। चलिए देखिए तो, लिखेंगे इट गिव्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यस, सीधा लिख दीजिए, इट गिव्स शेप ऑफ सब ऑर्बिट। इट गिव्स शेप ऑफ सब ऑर्बिट। ध्यान देंगे एल बराबर 0 किस सब ऑर्बिट के लिए? और एस सब ऑर्बिट। सुन लो, एस सब ऑर्बिट किस किस ऑर्बिट में होगा बताइए तो? एस सब ऑर्बिट में होगा। पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी। इसीलिए ना आप 1s 2s 3s 4s इस तरह से आप पीछे तो लिखे हैं इस बात को। जानिए एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल, इसको स्फेरिकल बोलेंगे, ठीक है। आप देखे थे पीछे जो फोटो बनाए थे उसमें हम जितना भी एस बनाए सब गोल ना बनाए? लिखते जाइए तो, एल बराबर 0 और एस सब ऑर्बिट। एस सब ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। आगे लिखेंगे एल इज इक्वल टू 1, ये होगा फॉर पी सब ऑर्बिट। पी सब ऑर्बिट का जो आकार होता है ना, ये डमरू के आकार का होता है। डमरू को इंग्लिश में डम्बवेल बोला जाता है, इसीलिए हम लोग उसको डम्बवेल शेप बोलते हैं। तो इसको हम स्लाइड चेंज करके बनाएंगे। पहले आप यहां तक लिखिए तो, एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डम्बवेल होता है, डी का शेप डबल डम्बवेल होता है, एफ का शेप इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उसको अभी तक नहीं समझे कि उसका शेप एग्जैक्ट कैसा होता है। आप क्या कोई नहीं समझा है? लेकिन होता है। चेंज करें क्या? ई का शेप होता है डमरू के आकार का, इस आकार का। इसको कौन सा नाम देते हैं हम लोग? डम्बवेल। डम्बवेल शेप इसको बोला जाता है।
हम यदि L बराबर 2 की बात करें, बताइए फॉर कौन सा ऑर्बिट? डी सब ऑर्बिट। डी सब ऑर्बिट का जो शेप होता है ये डबल डम्बवेल होता है। इसका शेप ऐसा लगता है कि दो डमरू को एक साथ कर दिया गया हो। ये होता है डबल डम्बवेल। ये सबको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। एस का शेप स्फेरिकल, पी का डम्बवेल, डी का डबल डम्बवेल। आप आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो जबरदस्त यूज होगा इसका। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ये सब सिखाया जाएगा। बहुत सारा चीज है जो इस पर निर्भर करता है। बन चुका है, यहाँ तक लिख चुके हैं आप? आगे लिखेंगे। L इज इक्वल टू 3 और F सब ऑर्बिट। इसका शेप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स शेप। और जो शेप कॉम्प्लेक्स हो उसको हम यहाँ पर लिख या बना, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे। चेंज करूं? ये नोट करके लिखिए तो इसको लिखेंगे। एज द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, as the value of azimuthal quantum number as the value of azimuthal quantum number increases, ओ सॉरी रुक जाइए, तो as the value of azimuthal quantum number increases लिख दिए ना, यहाँ गलती हुआ है। as the value of principal quantum number increases। चूंकि गलती इसलिए हो गया क्योंकि पढ़ रहे हैं कौन चीज? एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन ये बात थोड़ा सा संबंधित है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उसको काट के प्रिंसिपल नंबर कर दीजिए तो। as the value of principal quantum number increases, size of suborbit increases but shape of suborbit does not change। ये नोट में पॉइंट जो आप लिखे हैं इसका मतलब क्या है उसको समझिए, प्रैक्टिकल उसका क्या मतलब है। कह रहा है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे सबऑर्बिट का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसका क्या मतलब, ये इसका मतलब पीछे समझाया नहीं गया है लेकिन दर्शाया गया है। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये लिख चुके हैं ना आप यहाँ तक? देखिए इधर आप गौर से देखिए, पहला में जो एस है ये थोड़ा छोटा है स्फेरिकल से, दूसरा में थोड़ा बड़ा है, तीसरा का एस उससे बड़ा है, चौथा का उससे बड़ा है। आप देख रहे हैं एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 1s 2s 3s 4s। तो एस का वैल्यू, एस के लिए एल का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन एन का वैल्यू तो लगातार ना बढ़ रहा है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर फिक्स है, क्योंकि आप एस ले रहे हैं तो हर बार एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 0। तो आप देखिए कि साइज जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन शेप में कोई परिवर्तन नहीं है। 1s भी स्फेरिकल है, 4s भी स्फेरिकल है। यहाँ पर देखिए 2p छोटा है, 3p उससे बड़ा है, 4p उससे बड़ा है, 3d छोटा है, 4d उससे बड़ा है। मतलब ये इस पॉइंट में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप इस शेप को कहते हैं कि यह 2p है, मान लीजिए कि यदि आप ये कहते हैं कि ये शेप 2p है,
तो निश्चित है कि 3p का यदि शेप आप बनाएंगे तो इससे थोड़ा बड़ा होगा। यदि आप 4p का शेप बनाएंगे उससे भी बड़ा होगा। यदि आप 5p का शेप बनाएंगे तो इससे भी बड़ा होगा। इसी को यदि आप अलग अलग दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ जैसे दर्शाया हुआ है वैसे दर्शा दीजिए, नहीं तो एक और तरीका है, बुक वगैरह में देखिएगा इस तरह से दर्शा देता है। इसको कह दिया 2p है, इसको इसको क्या कहा 2p, तो 3p इसको कह देगा, 4p इसको कह देगा। इससे तो स्पष्ट पता चल रहा है ना कि 2p सबसे छोटा है, 3p उससे बड़ा है, 4p उससे बड़ा है, 5p जो है जो होगा वो उससे बड़ा होगा। लेकिन इसमें ना इसमें फिगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ऐसा भी लगता है कि कुछ डिफरेंट चीज़ तो नहीं बन गया, नहीं लग रहा है कुछ डिफरेंट बन गया। तो आप इसको मत बनाइए, वहाँ बुक में भी ये तरीका थोड़ा हमको ठीक नहीं लगता है। आप ऐसे बना दीजिए, एक 2p है, एक 3p है, एक 4p है, एक लाइन से बनाओ ना, ऐसे बनाओ। नोट आप लिखे हैं उसी को एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना दीजिए। ये हो गया 2p, ये हो गया 3p, ये हो गया 4p, ये हो गया 5p एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू 2 है लेकिन l का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 1, सॉरी l का वैल्यू 2 कैसे है जी, 1 ही है ना। अरे हर जगह p ही है ना, सुनिए हर जगह p ही है ना, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, p सब ऑर्बिट के लिए तो l का वैल्यू हमेशा 1 होगा ना। तो l का वैल्यू हर जगह 1 है, लेकिन n का वैल्यू हर जगह इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। एक बार 2 था, दूसरी बार 3, 4, 5, क्योंकि हम 2p, 3p, 4p, 5p की बात कर रहे हैं। अब बताते हैं कि इसका क्या जरूरत है। यदि तुम ये बात नहीं जानोगे तो आगे कहाँ फंस जाओगे। कल के डेट में जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पर एक टर्म आता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। अब एक बात बताइए कि किसी एटम का 3p और दूसरे एटम का 3p आपस में बॉन्ड बनाया तो लंबाई इतनी होगी, लेकिन जरा बताइए कि 5p और 5p बॉन्ड बनाया तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लंबाई यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो कब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, जब 5p के साथ जुड़े। इस तरह की बातें आती है। हालांकि ये बात अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा कि 5p जुड़ेगा तो थोड़ा दूर रहेगा और 3p जुड़ेगा तो थोड़ा नजदीक रहेगा। वो इस केस में बॉन्ड लेंथ कम होगा, इस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। और सुनिए, बॉन्ड लेंथ ही बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है। जितना ज्यादा एटम सटा हुआ रहता है उसका बॉन्ड उतना मजबूत होता है, जितना ज्यादा एटम हटा हुआ रहता है उसका बॉन्ड उतना ही कमजोर होता है। पूछेगा आपसे कि बताइए कौन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इस सब के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। कर लीजिए इसको। हो गया क्या, बाकी का बात नेक्स्ट क्लास में आगे बताया जाएगा। ऑर्बिटल वाइज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में।